हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या देख रखा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस भी हम लोग कर लिए थे। और क्या कर लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसका थ्योरी बेसिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोग देख लिए थे। और मैथमेटिकल पोर्शन भी हम लोग कर लिए थे। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिकैप देख लेते हैं। क्या था, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, जिसपे चार्ज है क्यू। एक पॉइंट है जिसपे चार्ज है क्यू, इसकी वजह से आर दूरी पर, अभी हम सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आ रही बात समझ में। आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, वहां पे क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, वो होगा आर दूरी पर कोई पॉइंट है, वो के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा। सर इतना बोलना काफी है क्या? तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन भी जरूरी रहता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे पहले 1 कूलम चार्ज को रखो। 1 कूलम चार्ज पर ये फोर्स किधर लगा रहा होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव किधर फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं। इस तरीके का तीर बनाना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ। ये सिर्फ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अरे बात समझ में। ये किस तरीके से लिख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर और आर कैप। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आया, इतना बात लिख लो। लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसपे दो पार्टिकल हम बना देते हैं। एक एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। आ रही बात समझ में। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। और इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है q। आ रही बात समझ में। और इस पॉइंट का नाम हम p दे देते हैं। तो तुमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा वेक्टर फॉर्म में। तो बताओ कैसे निकालोगे। तो सिंपली हम पहले क्या कर रहे होंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर लिख रहे होंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ। हम इसको क्या नाम दे देते हैं, R1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसका क्या नाम दे देते हैं, R2 नाम दे देते हैं। तो R1 वेक्टर कितना हो जाएगा ये बताओ। R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यही होगा ना R1 वेक्टर। आ रही बात समझ में। और R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बटे आर का क्यूब
ऐसे लिख देते हैं, आर का मॉड का क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और पी पॉइंट पे लिखना है, ठीक है ना, इसका चाहिए तुमको आर वेक्टर। आर वेक्टर ये कैसे निकलेगा, ये वाला चाहिए हमको, अरे बात समझ में। तो ये कैसे निकलेगा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हम मान लेते हैं। आर वेक्टर कैसे निकल रहा होगा ये बताओ, आर वेक्टर कैसे निकल रहा होगा। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये निकाल लो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कैसे लिख रहे होंगे, इसमें से इसमें घटा देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1 आई कैप, अरे बस समझ में, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। लिख लो ये Z2 माइनस Z1 के कैप। और मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर हो जाएगा रूट अंडर X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। और ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब सर आप तो ये बताए थे, आप तो ये वाला बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर और आर कैप होता है। देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे तो आप इस तरीके से बताए थे, तो ऐसे भी तो होता है ना कि अगर कोई वेक्टर है ए तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, यानी ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो क्या हो जाएगा, यही क्या बन जाएगा, ये क्या ये नहीं बन जाएगा, के क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे आर क्यू आर वेक्टर। तो ये चीज हम वहां लिखे हुए हैं डायरेक्ट। अरे बात समझ में, लिख लो इस बात को, इस बात को नोट डाउन कर लो और ये लिख लो। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस इक्वेशन में जो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो भी चार्जेज रहेंगे वो साइन के साथ पुट करेंगे। चार्ज को क्या करेंगे, पुट चार्ज विथ साइन। अरे बस समझ में, इसमें चार्ज को साइन के साथ, अगर ये हाँ चार्ज पॉजिटिव लिए हुए हो तो प्लस क्यू लिखना है, अगर यहाँ पे चार्ज निगेटिव लिए हुए होगे तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखना है। ये नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और बातों को जानते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि दो चार्ज दिया गया है, एक लाइन पर दो चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज दिया गया है, एक चार्ज मान लो कि दिया गया है Q1 और दूसरा चार्ज दिया गया है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R का, ठीक है। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, ठीक है ना। उसको नल पॉइंट भी बोला जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा उसको नल पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। अब देखो तीन हिस्से हैं, एक तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, या तो बीच में या तो लेफ्ट हैंड साइड में, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो क्या बताओगे, यहाँ पे चेक करते हैं सर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का मतलब हमेशा ये होता है कि वहां पे एक पॉजिटिव चार्जेज रख दो, 1 कूलम या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दो, उस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा होगा। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, वहां पे किसी भी पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, अपने मन से टेस्ट चार्ज 1 कूलम रख के उस पे फोर्स का डायरेक्शन देख रहे होंगे। फोर्स का डायरेक्शन ही हमको क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होगा। या तो ये कर लो, या तो हमेशा ये दिमाग में सेट रखो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके तरफ आता है। अरे बात समझ में, फिर से सुन लो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाता है, उससे दूर जाता है, उससे दूर जाता है, उससे दूर जाता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके पास आता है। ये बातें ध्यान रखना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या ये कटने की संभावना है, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है कि कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं, इधर इसकी वजह से इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर भी कोई कटने की संभावना नहीं है। लेकिन इसमें कहीं भी कटने की संभावना हो सकती है। मान लो कि कोई भी पॉइंट हम सिलेक्ट कर लिए एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर कोई पॉइंट सिलेक्ट करिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। ये कटने की संभावना हो सकती है। अरे बात समझ में, दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो सकता है अगर उनको इक्वेट करें तो मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो एक्स निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं कि Q1 से कितने दूरी पर। ये हमेशा ध्यान रखो कि बीच में ही नल पॉइंट होगा, तो वो जो नल पॉइंट होगा, जो P पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, वो Q1 से कितने दूरी पर है, हम x मान लिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको y मान लेते हैं, ये y है, और क्या है, x प्लस वाई बराबर r है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या लिख देते हैं, k Q1 बटे एक्स स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से क्या हो जाएगा, k Q2 बटे वाई स्क्वायर, और दोनों के इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, k Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर k Q2 बटे वाई स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर Q1 बाई Q2। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ना, ये बहुत काम का रिजल्ट है और बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है, और जो कि डायरेक्ट याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज से 0 कब हो रहा होगा, ये पूछा जाए, उस केस में जो बंटवारा हम लोग कर रहे होंगे, डिवीजन कर रहे होंगे, किसका, आर का डिवीजन हम लोग कर रहे हैं ना, कुछ ये ले जाएगा, कुछ ये ले जाएगा, वो इस तरीके से होगा ताकि चार्ज के स्क्वायर रूट का सेम रेशियो में डिवीजन हो रहा होगा, इंटरनली या एक्सटर्नली। फिर से सुनो, चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में बंटवारा हम लोग कर रहे होंगे, इंटरनली या एक्सटर्नली। लिख देते हैं हम क्या कर रहे होंगे, चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में आर को डिवाइड करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार हम इसको लिख देते हैं। चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में हम लोग आर को बांट रहे होंगे। आर को किस तरीके से बांट रहे होंगे? चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में। लिख लो इस बात को। अब देखो इसका प्रैक्टिकल यूज देखो क्या है। इसका प्रैक्टिकल यूज हम एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन है, इस पे दो चार्जेज रखे हुए हैं। एक चार्ज रखा हुआ है Q और दूसरा चार्ज रखा हुआ है 4Q। और ये पूछा जा रहा है तुमसे कि बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले ये पकड़ो कि किस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा। क्या राइट हैंड साइड हो रहा होगा कि मिड वाले पोर्शन पे हो रहा होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इधर है, और यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से इधर है और इसकी वजह से भी इधर है। तो इन दोनों पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सिर्फ यहीं पे हो पाएगा, बीच में ही हो पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है। तो देख रहे हो ना, अब इसमें कौन सा लागू होगा? इंटरनली डिवीजन लागू होगा। हम लोग आंतरिक बंटवारा कर रहे होंगे और ये है बाहरी बंटवारा। अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा तो कौन सा बंटवारा कर रहे होंगे हम लोग? एक्सटर्नल वाला, यानी बाहरी बंटवारा हम लोग कर रहे होंगे। अभी हम लोग आंतरिक बंटवारा करेंगे किसका? आर का। तो यानी ये x हमको निकालना है, ये y निकालना है। x कितना होगा, y कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे? Q का रेशियो देखेंगे। Q का रेशियो क्या हो जाएगा? Q का रेशियो हो जाएगा 1:4। अरे बात समझ में, हम लोग बंटवारा किस रेशियो में करेंगे? स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में। तो स्क्वायर रूट निकाल लो Q का। Q का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1:2। अब 1:2 में ही बंटवारा कर रहे होंगे इंटरनली। 1:2 में बंटवारा कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 1/3 गुणे r। x कितना आ जाएगा? 1/, टोटल 1/3 इंटू r। y कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू r। क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 इंटू r। बस इसी को बोलते हैं इंटरनल बंटवारा। अरे बात समझ में, इंटरनल बंटवारा में हम लोग जो नीचे लिखते हैं वो सम लिखते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, लिख लो इसको। और हमेशा स्क्वायर रूट के चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में हम लोग बंटवारा कर रहे होंगे। तो पहले चार्ज का रेशियो लेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे और उसके सेम प्रोपोर्शन में बंटवारा कर रहे होंगे। उसी को बोलते हैं सेम रेशियो में, इनवर्स रेशियो में नहीं, सेम रेशियो में बंटवारा कर रहे हो। लिख लो इस बात को। और इसमें एक बहुत खूबसूरत सा तुमको आंसर भी निकल के आ रहा होगा। इसमें क्या तुम लोग जज कर पा रहे होगे कि जो नल पॉइंट है वो हमेशा छोटे चार्ज के पास ही हो रहा होगा। नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास होता है। ये वाली बात भी लिख लो। पहला बात ये हो गया 5 स्टार पॉइंट में, पहला बात ये हो गया कि जो भी हम लोग बंटवारा करेंगे वो चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में कर रहे होंगे। और इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन करने के लिए हम अपने स्किल का, इंटेलिजेंस का यूज करेंगे कि भाई पहले ये कॉमन सेंस अपना लगाएंगे कि कहाँ पे किस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा। ठीक है ना, ये हमारे स्किल पर डिपेंड करेगा, इंटेलिजेंस पर हमारा डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। और ये कैलकुलेशन स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में हम लोग बांट रहे होंगे। इंटरनली में क्या करते हैं? डिवाइड टोटल कर देते हैं। एक्सटर्नली में क्या करते हैं? घटाते हैं। बस यही डिफरेंस है, एक्सटर्नली डिवीजन। अभी आगे देखते हैं हम लोग। ये लिख लो पहले। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे? दूसरा पॉइंट 5 स्टार का दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे? कि नल पॉइंट हमेशा, नल पॉइंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 हो। नल पॉइंट हमेशा
छोटे चार्ज के पास होता है। अब कोई पूछे कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम तो मान लेंगे कि ये छोटा है। अब इन दोनों में कौन छोटा है? अगर कोई बोले कि -q है और कोई बोले +4q है, इसमें कौन छोटा है ये बताओ? इसमें कौन छोटा है? इसमें ऑब्वियस है कि ये छोटा है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि ये दिया गया है -4q, ठीक है ना, और कोई ये दिया गया +q, इसमें कोई पूछे कौन छोटा है तो कौन छोटा है? कौन किसको बताओगे? क्या ये बताओगे कि -4q छोटा है? नहीं, माइनस को हटा करके माइनस क्या बता रहा है? माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि चार्ज का क्वालिटी कैसा है, चार्ज किस टाइप का है, किस नेचर का है। इस चार्ज को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी, तो 4 और 1 में कौन छोटा है? ये छोटा है, तो ये वाला चार्ज छोटा होगा। यानी हमेशा छोटे वाले चार्ज के आसपास इर्द गिर्द ही नल पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट हो रहा होगा। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि बड़े चार्ज से दूर होगा। ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमेशा बड़े चार्ज से दूर होगा, छोटे चार्ज के पास हो रहा होगा। लिख लो ये बात। और छोटे चार्ज का डिसीजन हम लोग मॉडुलस के रूप में करते हैं। ये नहीं कि माइनस लगा हुआ तो वो छोटा चार्ज हो गया। माइनस का मतलब नेचर ऑफ चार्ज दिखा रहा है, टाइप ऑफ चार्ज दिखा रहा है, ये निगेटिव नेचर का है। अब इसको हटा करके ये क्वालिटी दिखा रहा है। अब क्या नंबर बच रहा है? 4 नंबर बच रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दृश्य 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 और 4 में कौन छोटा है? 1 छोटा है। इस तरीके से हम लोग चार्ज का जज कर रहे होंगे कि कौन छोटा चार्ज है, कौन बड़ा चार्ज है। अब बड़े चार्ज से हमेशा दूर रहेगा नल पॉइंट, छोटे चार्ज का हमेशा पास रहेगा नल पॉइंट। लिख लो इन बातों को। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे है और 2 चार्ज है। कौन कौन सा चार्ज है? Q है और यहाँ पे 64Q है। Q है, 64Q है, ठीक है ना। अब ये बताना है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा। इस पोर्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर फील्ड लाइन से जो कि कटेंगे नहीं, सिर्फ यहीं पे बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। इसकी वजह से इधर हो रहा होगा, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो मिला और हमको बंटवारा करना है, ये दोनों आर का बंटवारा करना है, एक्स और वाई। तो क्या करेंगे? क्यू जो है वो उसका रेशियो ले लेंगे, तो 1:64, और रूट क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, 1:8। रूट लेंगे तो 1:8। अब इसका बंटवारा कर दो, x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 1/9 इंटू आर, और y क्या हो जाएगा? 8/9। क्या हो जाएगा? 8/9 इंटू आर। बस हो गया। ये बोलते हैं इंटरनली बंटवारा। उसमें क्या होता है? नीचे हमेशा जोड़ लिख रहे होंगे, 8 1 9, 8 + 1 9, ठीक है ना। लिख लो इन बातों को। अब देखते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये दिया गया है, यहाँ पे Q दिया गया है -Q, और यहाँ पे -4Q दिया गया है। अब बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा? ऑब्वियस है कि बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इसकी वजह से इधर हो रहा होगा। आरी बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर हो रहा होगा? इधर हो रहा होगा, इसकी वजह से भी इधर हो रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा होगा और इसकी वजह से भी इधर हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होने की संभावना नहीं है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना नहीं है, लेकिन बीच में जीरो हो सकता है। और फिर उसी बात को यहाँ पे कर दो, ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है, तो क्या हो जाएगा? Q का रेशियो बता दो, 1:4, तो रूट क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। अब बंटवारा कर दो, x क्या हो जाएगा? 1/3
इंटू आर, और वाई क्या हो जाएगा 2/3 इंटू आर। और इसमें पूछा जाएगा चार्ज कौन छोटा चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला छोटा चार्ज है, ये छोटा चार्ज नहीं है, ये छोटा चार्ज है। माइनस को हटा करके जज करते हैं, ये छोटा चार्ज है यानी कि इसके पास नल पॉइंट होगा, इससे दूर नल पॉइंट होगा। ये जो x होगा क्या होगा, x जो होगा इसके पास होगा, यानी x लेस देन y होगा। x हमेशा छोटा होगा, इसके पास होगा तो x छोटा होगा, और इससे दूर होगा तो x y बड़ा होगा। लिख लो इन बातों को। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ये देख लो। इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है कि दोनों के बीच में R सेपरेशन है, और यहाँ पे Q है, और यहाँ पे -4Q है। अब बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। सबसे पहले हम लोग कॉमन सेंस से जज करें, क्या बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है सर? तो इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। इधर देखते हैं, और देखो इसमें और भी जज करने वाली बात है। क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो किसके पास हो रहा होगा, बीच में तो नहीं हो रहा होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो छोटे चार्ज के आसपास ही हो रहा होगा ना, तो इसी के आसपास हो रहा होगा। इसके या तो थोड़े दूर पर हो रहा होगा, या तो इधर थोड़े दूर पर हो रहा होगा। इसमें छोटा चार्ज कौन है, छोटा चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो जीरो नहीं हो रहा है इसके पास, तो ऑब्वियस है कि इधर ही हो रहा होगा, इसके पास इधर हो रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जीरो हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इससे बहुत दूर हो गया ना, और छोटे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये भी हम बता चुके हैं। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे जीरो हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो रहा होगा। तो कैसे बांटेंगे, बंटवारा कैसे करेंगे? तो अब देखो ये हो गया x और ये हो गया y, यानी कि ये बंटवारा कैसे हो रहा होगा, ये बंटवारा हो रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्सटर्नली बंटवारा हो रहा होगा। और एक्सटर्नली बंटवारा कैसे करते हैं ये भी देख लो। एक्सटर्नली बंटवारा यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सटर्नली बंटवारा, वो भी सेम रेशियो में, चार्ज के स्क्वायर रूट के सेम रेशियो में। तो Q का बताओ रेशियो क्या है, 1:4, और रूट Q का क्या हो जाएगा 1:2, और 1:2 के एक्सटर्नली बंटवारा करेंगे। अरे बात समझ में, सेम रेशियो में। तो कैसे हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बताओ, x क्या हो जाएगा 1/, और डिफरेंस ले रहे होंगे डिनोमिनेटर में, हम क्या ले रहे होंगे, डिफरेंस ले रहे होंगे 1/1 इंटू आर। और y क्या हो जाएगा, y बताओ 2/1 इंटू आर। लिख लो इस बात को, यानी कि y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और x हो जाएगा वो r हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा छोटे चार्ज के पास ही जीरो हो रहा होगा, बड़े चार्ज से दूर जीरो हो रहा होगा। लिख लो इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट का हमको निकल गया कि यहाँ पे जीरो हो रहा होगा। थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, इन दोनों चार्जेज को रख करके ग्राफ बना लेते हैं, ई वर्सेज आर का ग्राफ बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा दिया गया है, इस तरीके का दिया गया है, ये Q दिया गया है और ये 4Q दिया गया है, ठीक है ना। और हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, हम ऐसे लिख देते हैं। किसका ग्राफ बनाना है, ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमको ग्राफ बनाना रहे ई वर्सेज आर का, हमको ग्राफ बनाना रहे ई वर्सेज आर का, ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाना रहे, तो आर बढ़ने पर ई छोटा होता है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा होगा, ऐसा ग्राफ बन रहा होगा,
ठीक है ना, ये वहां पे बना लेना। ई और आर का ग्राफ बनाना है, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ई और आर का ग्राफ बनाना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से ई और आर का ग्राफ बनाना है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। ये बातें वहां पे लिख लो, जो फर्स्ट पेज है आज का वहां लिख लो। चलो अब हम आते हैं अपने जो लेटेस्ट चल रहा है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि चार्ज के यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अगर किसी चार्ज के एकदम पास में है, अगर हम किसी चार्ज के एकदम पास में है, एकदम पास में है, तो किसकी वजह से फील्ड डोमिनेटिंग होगा, तो जिसका आर सबसे कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। इसके पास हम लोग हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा। देख रहे हो ना, आर एकदम पास में, यानी कि आर टेंस टू 0, एकदम इसके पास की बात हो रही है, तो आर टेंस टू 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस चार्ज विल बी टेंस टू इंफिनिटी। आ रही बात समझ में, यानी कि जिसके पास हम पॉइंट ले रहे होंगे उसका फील्ड डोमिनेटिंग होगा। तो इसके पास ले रहे हैं तो इसका फील्ड डोमिनेटिंग नहीं होगा, इसका फील्ड डोमिनेटिंग होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बताओ, बाहर के तरफ होगा। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, तो इसकी वजह से इधर के तरफ हो जाएगा। अब बताओ, इधर हम ऐसे ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन हम ऐसे ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कैसा हो रहा है, इधर पॉजिटिव हो रहा है। अरे बात समझ में, साइन कन्वेंशन हम ऐसे ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो हम ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे। ठीक है, और इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो कैसा ग्राफ बना रहे होंगे, ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे। अब बताओ, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा ना। हम निकाले थे ना, तो क्या निकाले थे, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी कितनी थी बताओ, ये दूरी कितनी थी, ये मान लेते हैं r दूरी है, ये दूरी r है, ये दूरी r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 1/3 इंटू आर, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू आर। अरे बात समझ में, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है, इधर ग्राफ बना लेना है, इधर ग्राफ बना लेना है, उसके बाद बीच में बनाना है। बीच में मतलब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, और यहाँ पे कट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। अरे बात समझ में, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू आर। लिख लो इन बातों को। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा, ये पी पॉइंट पे, जो कि नल पॉइंट का काम कर रहा होगा। लिख लो। और हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अगर उसके पास बना तो उसी चार्ज का फील्ड डोमिनेटिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होंगे, जिसके पास पॉइंट लिए हुए हैं। चलो और भी हम देखते हैं। अगर मान लो ऐसा दिया गया है, अगर मान लो ऐसा दिया गया है, अगर मान लो यहाँ पे Q दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है -4Q, ठीक है ना, यहाँ पे Q दिया गया है, यहाँ -4Q दिया गया है। तो सबसे पहले ये बताओ, इसके जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर के तरफ, और इसके जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जिसके पास ले रहे हैं उसी का फील्ड डोमिनेटिंग होगा, इधर के तरफ हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो कैसा ग्राफ बन रहा होगा, ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा ना, पहले ये वाला बना देते हैं। ये वाला ग्राफ कैसा बन रहा होगा, निगेटिव बन रहा होगा,
ऐसा बन रहा होगा, ठीक है ना। और कहीं पे फील्ड जीरो हो रहा होगा, कहाँ फील्ड जीरो हो रहा होगा, हम क्या बताए थे कि छोटे चार्ज के पास फील्ड, इसके बीच में फील्ड जीरो होने की कोई संभावना नहीं, तो यहाँ पे फील्ड जीरो हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है ना। जो कि कितना था, कितना आया था ये बताओ, कितना आया था 1:2 में बट रहा होगा ना एक्सटर्नली, 1:2 में कितना हो जाएगा ये, अगर हम r डिस्टेंस ले रहे हैं, ये r डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये r ही के बराबर होगा। और यहाँ पे कैसा बन रहा होगा, ये ऐसे बन रहा होगा। और क्या हो रहा होगा, ये ऊपर जाएगा ना तो ये कैसा बनेगा, ऐसे बना दो, ठीक है ना। इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा। अब देखो इसके बीच में हमको बनाना है, इसके ये बना दिए, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, यानी कि यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ठीक है ना, ये बना लो। और ऐसे भी डिसाइड कर लो कि इसके जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव, इसके जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव। और देखो पॉजिटिव में इन्फिनिटी, पॉजिटिव में इन्फिनिटी, लिख लो इसको। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का ग्राफ है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनते जा रहा है वो है। और ये एक्सिस क्या बता रहा है, ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है। ये एक्सिस क्या बता रहा है, ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है। इसके जस्ट इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके जस्ट इधर निगेटिव इन्फिनिटी, इसके जस्ट इधर निगेटिव इन्फिनिटी, इसके जस्ट इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बता रहा है। लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे क्या हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज हम लोग अब देखेंगे। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, तो देखो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा क्या बताए थे, बाहर के तरफ निकलता हुआ फील्ड लाइंस बना देना है। आ रही बात समझ में। और अगर मान लो कि निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, अगर -q चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा इसके पास आता हुआ फील्ड लाइन बना दो। ये चारों तरफ है, ये ऐसा नहीं है कि चार ही फील्ड लाइन है, हम चार ऐसे ड्रॉ करने के लिए बना दिए हैं, ठीक है ना। बहुत सारा है, अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे तो हर एक जगह पर है, इसके चारों तरफ स्फेरिकल फैला हुआ है, ठीक है ना। ये लिख लो। और इसमें एक स्टेटमेंट क्या लिख लोगे, पहले ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लिख पाते हैं। इसमें क्या लिख लोगे, स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी and terminate इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लेना, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरुआत हो रही होगी, तो या तो पॉजिटिव से और या तो इन्फिनिटी से। देख रहे हो ना, यहाँ से इन्फिनिटी से शुरुआत होकर के कहाँ खत्म हो रहा है, निगेटिव पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से शुरुआत हो रहा है। यानी कि या तो इन्फिनिटी से शुरुआत हो रहा होगा या तो
पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत हो रहा होगा और कहाँ खत्म हो रहा होगा, या तो निगेटिव चार्ज पे खत्म हो रहा होगा या तो इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा होगा। तो ये ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ स्टार्ट भी हो सकता है, कहाँ खत्म भी हो सकता है, तो वो जगह है इन्फिनिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से शुरू होता है और निगेटिव चार्ज पर खत्म भी होता है, और इन्फिनिटी पे भी शुरू होता है और इन्फिनिटी पे खत्म भी हो सकता है। तो ये लिख लेना। चलो दूसरा नंबर लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा नंबर प्रॉपर्टी ये है कि जो भी फील्ड लाइंस बन रहे होंगे ना, आ रही बात समझ में, उनका फैलावट, जैसे मान लो कोई चार्ज है तो उस पर फील्ड लाइंस का निर्माण जो हो रहा है, उसमें फील्ड लाइंस चारों तरफ जिस स्पीड से फैल रहे होंगे वो स्पीड क्या होगा, वो स्पीड होगा लाइट के स्पीड के बराबर होगा। यानी कि स्पीड ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू सी, स्पीड ऑफ लाइट। अरे बस में इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये हम मान लेते हैं सन है, ठीक है ना, ये अर्थ है, ये सन है, और अर्थ पे एक चार्ज रखा हुआ है, अर्थ पे एक चार्ज रखा है Q1 मान लेते हैं, और सन पे एक चार्ज रखा है Q2। अर्थ पे एक चार्ज रखा है Q1 और सन पे एक चार्ज रखा है Q2, ठीक है ना। अब ये चीज बताओ कि अर्थ पे जो चार्ज रखा है उस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो सर उस पे फोर्स Q2 के कारण जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लग रहा होगा। यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ये हम डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन वन क्या होगा, फोर्स ऑन वन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 × Q1, यही हो रहा होगा ना। और सन पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा जो कि जनरेटेड है 1 के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 × Q2, ठीक है ना, यही होगा, सब किसी को पता ही ये होगा। अब देखो क्या है कि मान लो कि अचानक से ये गायब हो जाए, सन को गायब कर दो, तो 8 मिनट तक, ध्यान से सुनना इस बात को, 8 मिनट तक इस पे फोर्स लगते रहेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि 8 मिनट तक ये गायब हो चुका है। अरे बात समझ, जैसे लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट के आसपास लगता है। अगर मान लो कि सूरज भगवान 8 मिनट के लिए गायब हो जाए, ठीक है ना, सूरज भगवान गायब हो जाए मान लो, तो सूरज भगवान गायब हो जाएंगे तो हम पृथ्वीवासियों को ना 8 मिनट तक ये पता ही नहीं चलेगा कि सूरज भगवान गायब हो चुके हैं। यानी कि इस पे फोर्स जो लग रहा होगा वो 8 मिनट तक लगता ही रहेगा, इसके विदाउट, इसके एब्सेंस में, ठीक है ना, इसके एब्सेंस में 8 मिनट तक इस पे फोर्स लगता ही रहेगा। अरे बात समझ में, यानी कि जो फील्ड लाइंस का फैलावट है उसकी स्पीड है c के बराबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं कि मान लो एक चार्ज है Q1 और इससे 1 लाइट ईयर दूर, 1 लाइट ईयर दूर, 1 लाइट ईयर दूर एक चार्ज है Q2, ठीक है ना। अब मान लो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, हम इसको R मान ले रहे हैं, 1 लाइट ईयर दूर जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको R मान ले रहे हैं। लाइट ईयर तुम लोग पढ़े हो ना कि 1 साल में जो लाइट है वो जितनी दूरी तय करती है उसी को लाइट ईयर बोल देते हैं, हम उसको R से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा Q1 पर, फोर्स ऑन Q1 क्या लग रहा होगा, K Q1 Q2 बटे R²। अब इसको क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 बटे R²। अब मान लो कि हम इस चार्ज को घिसका देते हैं, इस चार्ज को x दूरी खिसका देते हैं,
ठीक है ना। तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे फोर्स कितना हो जाएगा 2 ड्यू टू 1, कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, इस पे फोर्स बताओ क्या हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन इस पे जो फोर्स होगा, जो नया वाला फोर्स होगा 1/2, वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ही होगा। कि कब तक, 1 साल तक यही फोर्स लग रहा होगा। इसके पास आ गया तो भाई इसकी दूरी कम हो गई ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो गया, तो क्या ये फोर्स चेंज हो जाएगा, नहीं, 1 साल तक यही फोर्स लगता रहेगा। सोचो कैसे, क्योंकि ये अगर यहाँ डिस्टेंस इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वही है ना, लेकिन इसको शिफ्ट किए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचने में यहाँ पे 1 साल का समय लगेगा। तब तक यही वाला फोर्स लग रहा होगा जो यहाँ पे रखे हुए थे, देखो, यानी कि 1 साल तक यही फोर्स लग रहा होगा इस पे 1 पे। 1 साल बाद जाकर के ये फोर्स परिवर्तित होगा किसमें, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर में, 1 पे। यानी 1 को 1 साल तक महसूस ही नहीं होगा कि 2 खिसक चुका है। देख रहे हो ना कितनी अजीब बातें हो रही हैं। यानी कि जो फील्ड लाइंस का फैलावट है वो लाइट के स्पीड से होता है, ऐसे नहीं होता है कि अचानक से फैल गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग छोटे लेवल पे क्या करते हैं, उसको इग्नोर करके चलते हैं। ये किस टर्म की बातें हो रही हैं, ये उस टर्म की बातें हो रही है जहां पे बहुत दूर चार्ज एक रखा गया है, उस टर्म की बातें हो रही हैं। बस लिख लो इन बातों को। चलो ये दो हो गया ना, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि ये फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है ना, फील्ड लाइंस ऐसे है, फील्ड लाइंस ऐसे है, किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बनाए हुए हैं, दो ही बनाए हुए हैं। अगर हमको किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइन निकालना है, इस पॉइंट पे फील्ड लाइन निकालना है, हमको क्या करना होगा, एक टेंजेंट डालना होगा, उस फील्ड लाइन पर टेंजेंट डालोगे, ठीक है ना। और टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन ही फील्ड का डायरेक्शन हो रहा होगा। अरे बात समझ। अब ऑब्वियस है कि इधर से इधर फील्ड लाइन जा रहा है, तो इस टेंजेंट पर दो डायरेक्शन है ना, एक तो ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे इधर से जा रहे हैं ना, तो टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट का दो डायरेक्शन है कि इधर एक इधर पीछे की तरफ। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस हम क्या बोल सकते हैं कि इधर से इधर फील्ड लाइन जा रहा है तो आगे की तरफ ही ना फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। अरे बात समझ में। और फील्ड लाइंस पर टेंजेंट फोर्स का भी डायरेक्शन देता है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर रखे हुए हैं तो फील्ड लाइंस के तरफ ही फोर्स लग रहा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फील्ड लाइंस पर अगर हमको उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन या फिर किसी चार्ज को लाने के कारण उस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग ही होता है, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फील्ड के अलोंग हो रहा होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव होगा जब चार्ज का नेचर हमेशा निगेटिव हो रहा होगा, अपोजिट होगा। जैसे ये हम लिख देते हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। अरे बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। या फिर इसको अलग से एक प्रॉपर्टी बना के लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये पहले लिख लो, इसमें क्या लिख लोगे, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, क्या लिख लोगे इसमें, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट at any point on electric field line, it gives the direction of field and
फील्ड एंड फोर्स, लिख लो इस बात, फील्ड एंड फोर्स। ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। चौथा क्या हो जाएगा कि मान लो इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? E इंटू क्यू। ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज होगा, प्लस का क्यू नॉट चार्ज होगा, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? E इंटू क्यू नॉट। बस ये बातें लिख लो, बना लेना ये। और दूसरा क्या इसी में है कि मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है माइनस क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा होगा फोर्स। फोर्स कितना लग रहा होगा इस समय? क्यू E इंटू क्यू नॉट, और पीछे के तरफ। ये दोनों बातें ध्यान रखना, ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो इन दोनों बातों। ये भी लिख लो। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। कितना पॉइंट हो गया? चौथा हो गया ना। पांचवा लिख लो। पांचवा, पांचवा क्या है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रिप्रेजेंट करता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये 5 प्रॉपर्टी लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पर अगर है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो चार्जेज बहुत सारे रखे हुए इन्वायरमेंट में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पकड़े, इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर हम डाल रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डाल रहे हैं ऐसे, ऑब्वियस है कि इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको चाहिए वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से ये लाइन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चार्ज की वजह से लाइन बना दिए, फिर दूसरे चार्ज की वजह से, फिर तीसरे चार्ज की वजह से। हम जो लाइन बना रहे होंगे किसी भी स्पेस में, वो लाइन जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही बन रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक चार्ज के कारण बना दो, फिर दूसरे चार्ज के, फिर तीसरे चार्ज के कारण, यानी पूरा अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाना है। तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर पोजिशन करके एक फाइनल लाइन हमको ड्रॉ करना होगा, वही लाइन हमारे काम का होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि कहीं भी फील्ड लाइन दिया गया है ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यही बात है, बस आया समझ में? अभी 5 है और भी है इसमें प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अभी आज हम लोग 5 देखे हैं, इसमें बहुत और भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे होंगे, इसमें और भी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? आज हम लोग बेसिकली जो पॉइंट हम लोग आज डिस्कस किए हैं उन पॉइंट को क्या करोगे, तुम लोग रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और पिछला क्लास वाला भी पढ़ते रहना साथ साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।